मेरे सम्मानित प्रिय, अब हम लोग आंदोलन के उस हिस्से पर पहुंच गए हैं जहां से अब हम लोग का जो रास्ता है, जिस जगह पे हम लोग को पहुंचना है, वहां से हम लोग कह सकते हैं कि सबसे अधिक जो आंदोलन का स्वरूप, सबसे गहमागामी जिसको बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा कंपैक्ट, सबसे ज्यादा डिस्कसिव और सबसे ज्यादा जो फॉर्मुलेटेड मटेरियल है। चूंकि आप देश की आजादी के बारे में चीजों को समझ पा रहे हैं, इसलिए सबसे अधिक जो आपके सवाल पूछे जा रहे हैं फ्रीडम मूवमेंट से, और पूछना भी चाहिए क्योंकि यहां पर से कंसर्निंग ऑफ द क्वेश्चन ज्यादा होता है। तो चलिए अब हम लोग 1919 के खिलाफत आंदोलन, 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड, इन सभी के बाद हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और इन चीजों को जानना जरूरी है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं असहयोग आंदोलन, जिसे हम कहते हैं नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। ठीक है, नाम से ही क्लियर है। कोई सवाल आपसे अगर पूछे असहयोग का मतलब क्या है, असहयोग का मतलब है कि हम आपके कार्य, जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें बिल्कुल आपका सहयोग नहीं करेंगे, उसमें किसी न किसी प्रकार से हम बाधा डालेंगे। तो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का जो मामला था, क्योंकि हमने कहा भी था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी के माइंड में भी जो कुछ भी सकारात्मक सोच थी ब्रिटेन के प्रति, वो पूरी तरह से नकारात्मक सोच में बदल चुका था। और 1914 और 18 के जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो हम लोग को एक एक्सपेक्टेशन था, उस एक्सपेक्टेशन का कोई कहीं पर हम लोग के पॉजिटिवनेस हम लोग के दिमाग में आ भी नहीं पाया और उस सकारात्मक पहलू को हम लोग देख भी नहीं पाए। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जिन चीजों के बारे में हम लोग सोच पा रहे थे कि आखिरकार क्या अप्रोच हम लोग के पास आएगा, तो अब अप्रोच हम लोग के पास कुछ बचा नहीं था। यानी आप कह सकते हैं कि गांधी जी ने अब एक नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत कर दी थी 1920-22। जो संचालन का स्वरूप है, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, संचालन का स्वरूप ये स्वराज की मांग है। मतलब ये जो इसका कोई ना कोई किसी भी आंदोलन का एक स्वरूप होता है, तो इसका स्वरूप जो तैयार किया गया था स्वराज की मांग का। इस प्रकार किसी भी कार्य में सरकार का सहयोग ना करना बल्कि बाधा पहुंचाना। मैंने पहले भी कहा था कि असहयोग का मतलब होता है कि किसी भी कार्य जो कार्य किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसमें किसी प्रकार का कोई सहयोग ना करे बल्कि और भी उसमें बाधा पहुंचाने का काम किया गया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य से सवाल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर आपका अप्रोच होना चाहिए। ये अक्सर सवाल भी पूछता है कि इसी क्रम में ड्यूक ऑफ कन्नॉट के आगमन यानी 1919 सुधार अधिनियम के लिए किया गया था। जो आप लोग देखते हैं 1919 का जो अधिनियम आया था, उसमें रिफॉर्मेशन के लिए ड्यूक ऑफ कन्नॉट का आगमन हुआ था। लेकिन चूंकि ये किसी तरह से सुधार की अब बात ही कहां रह गई, जब सुधार का एक्सपेक्टेशन वहां पे होता है जहां पे सुधार के हमें लगता है कि वहां पर सुधार होने की संभावना है, लेकिन सुधार होने की संभावना वहां पर बिल्कुल नहीं है जब हमें ये इस बात का अंदाजा हो जाए कि उसके द्वारा किए गए कार्य में कहीं कोई सुधार, किसी रिफॉर्म करने की बात ही नहीं हो पा रही है। तो ड्यूक ऑफ कन्नॉट के आगमन 1919 के सुधार अधिनियम का विरोध किया गया। साथ ही साथ ये जो काल था लॉर्ड रीडिंग का कार्य, कभी कभी क्वेश्चन पूछता भी है कि जिस समय असहयोग आंदोलन हुआ उस समय किसका काल था, तो याद ध्यान रखना है लॉर्ड रीडिंग का काल था। जबकि 1919 की अगर हम लोग बात करते हैं तो चेम्सफोर्ड का वो कार्यकाल रहा था। अक्सर सवाल भी पूछा जाता है कि जिसको हम लोग बोलते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट से चेम्सफोर्ड को समझिएगा कि उस समय भारत के वायसराय के तौर पर चेम्सफोर्ड थे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात है प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर विरोध एवं 17 नवंबर 1921, डेट को याद रखना है कि मुंबई में 17 नवंबर 1921 को मुंबई में आगमन हुआ प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन, और जिसका पूरी तरह से विरोध किया गया। तो असहयोग के मामले में एक क्वेश्चन अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1922, 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन की शुरुआत। और इस पॉइंट पर जरा ध्यान देना है कि इस आंदोलन पर विचार लाला लाजपत राय ने कोलकाता में किया था। एक क्वेश्चन आता भी है कि पहली बार असहयोग आंदोलन का जो विचार है वो लाला लाजपत राय ने किस जगह पे किया था, जगह है कोलकाता। और कांग्रेस द्वारा पहली बार विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई की गई है। तो आप कह सकते हैं कि अब एक ऐसा माहौल तैयार होने जा रहा है असहयोग आंदोलन जो किसी न किसी प्रकार से आधारिक संरचना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का भी तैयार करेगा। यानी आप कह सकते हैं कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रिपरेशन था वो असहयोग आंदोलन के ही जड़ में छुपा हुआ था। और उसका हम लोग 1930 में एक पहल देखेंगे जब गांधी जी 11 सूत्री कार्यक्रम इरविन के समक्ष रखेंगे और उस 11 सूत्री कार्यक्रम पर किसी तरह का कोई अप्रोच नहीं होगा। लेकिन अभी यहीं पर बात खत्म नहीं होगी असहयोग आंदोलन का। अब असहयोग आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात है जिस बात पर हमें डिस्कस करना बहुत ही आवश्यक होगा, क्योंकि किसी भी आंदोलन का दो स्वरूप होता है। हमने पहले भी कहा था कि एक मौलिक होता है, एक तात्कालिक होता है। मौलिक आग लगने के सदृश, जबकि तात्कालिक उसमें पेट्रोल डालने के सदृश। वहीं महात्मा गांधी के कंसेप्ट में था कि अगर किसी चीज से आपको फाइट करना है,
किसी कम्युनिटी से करना है, किसी किसी अपने सामने वाले व्यक्ति से करना है, तो वहां पर फाइट के लिए आपके पास एक अपनी आइडियोलॉजी तो आ जाती है। लेकिन जब खुद के अंदर इंट्रा एक्शन होता है, यानी खुद के अंदर जब आपके अंदर ही किसी चीज को लेकर के एक कंट्राडिक्शन आपके माइंड में आता है, तो वहां पर आपका फाइट थोड़ा कमजोर होता है। तो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण लक्ष्यों में कहा गया कि आप सबसे पहले जो आपके खुद के समाज में जो कुछ भी प्रॉब्लम है, पहले उसको सॉर्ट आउट कीजिए। जब तक आप अंदर से बूस्टअप नहीं रहिएगा, जब तक अपने अंदर से आप बहुत बेहतर अप्रोच नहीं रखिएगा, तो आप बाहरी लोगों से कैसे फाइट कर सकते हैं। तो बाहरी लोगों को से फाइट करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से काबिज करना और अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना। तो असहयोग आंदोलन में कुछ सामाजिक संरचनाओं में भी बदलाव देखने को मिले हैं, जिन सामाजिक संरचनाओं के माध्यम से कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में सरकारी कार्यों में तो बाधा डाला ही जा रहा था, उसे असहयोग किया ही जा रहा था। साथ ही साथ जो हमारी सामाजिक संरचना में जो कुरीतियां थी, जो ट्रेडिशनल निगेटिविटी था, जो नकारात्मक सोच था, उसे भी महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के माध्यम से दूर करने का कोशिश किया। तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए इसमें, उस कार्यों पर डिस्कशन करना काफी आवश्यक होगा। तो कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में जो ब्रिटेन के द्वारा अब जो गवर्नमेंट सेक्शन चल रही थी, उसका जो अपना शासन व्यवस्था चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन था, अब उसके खिलाफ सभी लोग हो गए और सभी लोगों ने तय किया था कि अब किसी भी प्रकार से ब्रिटेन के द्वारा चलाए गए शासन को हम लोग कॉपरेट नहीं करेंगे। इसलिए नाम ही था इसका नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो चलते हैं हम लोग इसके सामाजिक संरचना की तरफ। जरा सामाजिक संरचना को समझना आवश्यक होगा। अब सामाजिक तथ्यों को देखा जाए तो इस पर निश्चित रूप से हम लोग के पास एक पॉइंट आउट हो रहा है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि सामाजिक दृष्टिकोण से गांधी जी के रचनात्मक कार्य कौन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कभी कभी एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन का जो व्यू है, देखिए क्या है ना कि अब जो आप समझ रहे होंगे, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, उस क्वेश्चन में अब थोड़ा बदलाव आया। अब पूछा जाएगा आपसे सवाल कि असहयोग आंदोलन से संदर्भित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है या कौन सा कथन असत्य है। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको ये नहीं जानना है कि किसके काल में हुआ, कब हुआ, इसमें कौन सा कांड हुआ था, मतलब ये सब नहीं सवाल आपसे पूछा था। पहले क्या था कि इसके मुख्य सवालों को पूछा जाता था, जिन मुख्य सवालों पर हम लोग क्या करते थे कि 4-5 लाइन का अप्रोच लगा करके उस क्वेश्चन को बना दिया जाता था। लेकिन अब क्या है कि आपको इसके सभी संरचनाओं को समझना पड़ेगा। सामाजिक दृष्टिकोण से कैसा था, आर्थिक कैसा कंडीशन था, और उसके कंटेम्प्रोरी सिचुएशन क्या चल रहे थे, ब्रिटेन उसमें क्या स्टेप ले रही थी। मतलब आपको क्या करना है कि अब किसी सवालों को समझना है ना, तो आपको एक माइंड में सभी चीजों को एक अप्रोच आपको डेवलप करना पड़ेगा। जैसे धार्मिक तथ्य को लाना पड़ेगा सामने, सामाजिक संरचना को सामने लाना पड़ेगा, आर्थिक संरचना को सामने लाना पड़ेगा, उसके राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारे चीजों की जब कनेक्टिविटी होगी और साथ ही साथ आप उसमें वैश्विक जो बदलाव हो रहे हैं, जो ग्लोबलाइज लेवल पर अगर कोई चेंजेस हो रहा है, उसके कारण कहीं ना कहीं उसकी कनेक्टिविटी अगर है, तो निश्चित तौर पर ब्रिटेन की कनेक्टिविटी तो होगी ही। तो उन चीजों को अपने दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, तभी आप बहुत बेहतर अप्रोच कर पाएंगे। अब वो जमाना नहीं रह गया कि बस असहयोग आंदोलन कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, वो पहले था क्या ऐसे सवालों को पूछा जाता था। लेकिन अब जिस तरह से सवाल में बदलाव देखे जा रहे हैं, एक परिवर्तन का दौर शुरू हुआ है, तो हर चीजों में इनोवेशन का सर्चिंग हो रहा है। और जो कोई भी एग्जामिनेशन अब कंडक्ट हो रहे हैं, तो वो प्राइम फैक्टर के क्वेश्चन को अब छोड़ करके उसके इनोवेटिव सेक्शन में एंट्री कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ेगा। देखिए बात क्या है ना कि मैं जितने दिनों से इन कामों को कर रहा हूं, मैंने एक चीज जरूर रीड किया है कि लोग क्या कर रहे हैं कि उस वीडियो की तरफ ज्यादा मुखातिब हो रहे हैं जिस वीडियो में उन्हें यह दिख रहा है कि चलो इंटरटेनमेंट का फैसिलिटी है, आपको थोड़े समय के लिए इंटरटेन तो वो करा रहा है, लेकिन आपके उस इंटरटेनमेंट से आपके करियर का सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। आपको अपने करियर के सेटलमेंट के लिए थोड़ा सीरियसली आपको चीजों को देखना पड़ेगा। देखो वैसे भी एक चीज तो पता होगा कि पढ़ाई जो है ना, वो सबसे टफ टास्क है। जो कोई आदमी को नींद नहीं आ रहा, उसको दे दो पढ़ने के लिए, ऐसा नींद आएगा, सुबह उठेगा। क्योंकि कहा जाता है कि वो इंटरेस्ट लेवल के जोन से हम लोग का बाहर है, और जिसे हम काफी इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अगर इंटरेस्टिंग बना रहे हैं तो उसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की कमी हो जाएगी। क्योंकि आप किसी चीज को इंटरेस्टिंग बनाते हैं तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सिचुएशन में बहुत सारे बातों को करना पड़ता है, फालतू बातों को करना पड़ता है। उस फालतू बातों को करने के क्रम में क्या है कि जो वास्तविक चीज है, जो रियल फैक्ट्स है, वो आपसे डिस्टेंस हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको परीक्षा निकालना है, आपको नौकरी लेना है, आपको इस बकवास में नहीं फंसना है
कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या एंटरटेनमेंट का सेक्शन है, उन चीजों में नहीं फंसना है। लोग हमसे बार बार ये पूछते थे कि सर आप जब वीडियो बना रहे हैं तो बहुत सीरियसली पढ़ा रहे हैं। भाई इसलिए पढ़ा रहे हैं कि एक हमारे पास एक शॉर्ट पीरियड है, हमारे पास एक टाइम जोन है, इतने टाइम में हम चीजों को हम बोल सकते हैं, चीजों को बता सकते हैं। बच्चे उतने टाइम देकर के 1 घंटा या 1.5 घंटा, इस क्लासरूम में क्या होता है ना कि हमारे पास एक वक्त होता है, उस वक्त में हम लोग आपस में इंटरेक्ट होते हैं, हर एक मुद्दे पर बात होती है और उस मुद्दे पर हम लोग का बहुत सारा नया नया मुद्दा होता है। कुछ बच्चे उस एंटरटेनमेंट में शामिल भी होते हैं। लेकिन अभी क्या है ना कि आप वीडियो जो है ना, ऑनलाइन सेक्शन में कोई बच्चा 10, 15, 20 मिनट से ज्यादा वीडियो को नहीं देख पाता है। उस 20 मिनट के वीडियो में अगर हम सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातों को करेंगे तो जो मेन रियल थिंग है वही तो गायब हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि चलो 20 मिनट ही देखे, कम से कम 20 मिनट में कुछ तो उसको गेन होगा, और एक बार रिव्यू करके देख लेगा तो उसका तो काम पक्का है। और इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि सवाल कैसा पूछा जाता है। सवाल इसमें दिक्कत किस बात का है, आने दीजिए वक्त, एग्जामिनेशन में पूछेगा। जो बोर्ड पर पढ़ाए है ये बोर्ड से मिटने वाला है नहीं, क्योंकि अगर क्लासरूम में बोले होते तो शायद एक लोगों में कंफ्यूजन जाता कि नहीं सर हो सकता है कि ये सर बोले होंगे कि ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, वो तो पता नहीं आया कि नहीं आया। लेकिन ये तो मेरा चीज हटने वाला है नहीं। ये बोर्ड कभी भी कोई बच्चा जब एग्जामिनेशन दे के आएगा और फिर बोर्ड पर फिर से एक बार रिपीट सेक्शन में आएगा तो उसे उस क्वेश्चन का जो इंप्रेशन है उस बोर्ड पर जब नजर आएगा तब उसे पता चलेगा कि एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है और पढ़ने का तरीका क्या है और किस तरह से पढ़कर आप बेहतर कर सकते हैं। खैर, अब सामाजिक दृष्टिकोण को समझिएगा। देखिए इस चीज को एकदम अप्रोच कर लीजिए कि गांधी जी का सामाजिक दृष्टिकोण में सबसे पहले शराब का बहिष्कार किया गया। कहा गया कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में सबसे पहले शराब का बहिष्कार कर दो। दूसरा, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना सीखो। अपने घर के वस्तुओं का हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे तो जो हम लोग का इकोनॉमिकल सेक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो हमारे ही देश में उसका इन्वेस्टमेंट हो। अभी भी इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। अगर इकोनॉमिक्स की बात होती तो खैर इस पर बहुत बड़ी बात हो सकती थी। जितना ज्यादा से ज्यादा अपने देश की वस्तुओं का हम प्रयोग करेंगे उतना ही हम बेहतर कर पाएंगे। रही बात अहिंसा पर बल, तो हम तो पहले से बता रहे हैं इनका ये प्राइम सेक्शन रहा है। जब कभी कोई आंदोलन हुआ है और उसमें अहिंसा का तो सबसे पहले सर्वोपरिता रहा है। ये फर्स्ट पार्ट में आके एंट्री होती है। छुआछूत से परहेज, जो टचेबिलिटी की बात होती है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो सामाजिक दृष्टिकोण से ऊंच नीच गरीब ये सब का जो छुआछूत है या जातिगत आधार पर जो छुआछूत था उसे हटाने की बात थी। और इन्होंने कहा था कि सबसे पहले जो ना मनुष्य का एक जो मनुष्य की जो एंट्री हुई सामाजिक दृष्टिकोण से वो समानता का, सिमिलिटीज की बात हो रही है। यहाँ पर किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो चूंकि इस पर हम लोग बात भी करेंगे कि जब पहली बार अखिल भारतीय छुआछूत का एक बना था जो जिसको हम लोग बोलते हैं कमेटी, उसमें सबसे पहले महात्मा गांधी ने उसको इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बनता है कि ये जो सामाजिक जो कुरीतियां थी, जिस सामाजिक कुरीतियों के कारण हमारे समाज का बहुत अच्छा बेहतर विकास नहीं हो पाया, उसका सबसे पहले उसको इलिमिनेट आपको करना आवश्यक होगा। कहते हैं कि समाज में सामाजिक विकास कब होगा। अभी हम लोग एक वर्ड का यूज करते हैं सोशल इंजीनियरिंग। अभी चुनाव का माहौल आया, सब लोग इस वर्ड का यूज कर रहे हैं। अभी देखिएगा कि सब लोगों को समरसता नजर आ रही है। सभी लोग समरसता के आधार पर जब लेकिन वो टिकट लेने जाते हैं तो वहां पर बताते हैं कि उस जाति का वहां पर ज्यादा वोट है, हमें टिकट दीजिए। जब वो टिकट लेने जाते हैं तो उनका कंसेप्ट अलग हो जाता है, और जब वो अपने क्षेत्र में जाते हैं तो बोलते हैं सामाजिक समरसता की बात है। यहां पर हम लोग सभी जाते एक हैं। आप अगर सामाजिक समरसता की बात करते तो एक ऐसे व्यक्तित्व को टिकट थमाया जाता जिसका कोई कास्ट फैक्टर वहां पर काम नहीं करता। खैर, हम तो पॉलिटिकल सेक्शन के बारे में बात नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन चीजों से बचना चाह रहे हैं। क्योंकि है क्या, हर लोगों की अपनी इंडिविजुअल उसका कंसेप्ट है। किसी को वो अच्छे लग रहे हैं तो किसी को वो बुरे लग रहे हैं, और इस बीच में अगर हम अपनी तरफ से कोई इंप्रेशन देते हैं तो मेरे द्वारा ये थोपा गया चीज होगा। और मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि हर एक व्यक्ति का यहाँ अधिकार है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने अधिकारों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए, उसे जो बेहतर लगता है वो करे और जो बेहतर ना लगता हो उसे ना करे। किसी के दबाव में कोई काम नहीं होना चाहिए। याद रखना है कि कोई भी किसी का जो हम लोग कह सकते हैं किसी का जो रेस्पेक्ट होता है, अगर हम किसी का आदर कर रहे हैं तो वो दिल से होता है, ना कि उसका एक प्रेशर से होना चाहिए। और राजनीतिकरण में भी कभी भी कोई अपने आइडियोलॉजी को किसी पर थोपने की आवश्यकता नहीं है। जिसे जो बेहतर लगता है वो बिल्कुल करेंगे, और आपका कार्य है कि अगर आपको लगता है कि आपकी आइडियोलॉजी में उसे आना है तो आप उसे कन्विंस कर सकते हैं, दबाव नहीं बना सकते हैं। तो खैर, उसी तरह से कार्यों को समझिएगा कि शराब का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, अहिंसा पर बल, छुआछूत से परहेज, इन बातों की बात थी। और साथ ही साथ खादी प्रयोग पर विशेष बल दिया गया था। वैसे आप लोगों को पता भी होगा कि हम लोग जब कांग्रेस अधिवेशन में देखे तो हम लोग को दिखा भी था कि खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। तो उस पूरे सेक्शन में हम लोग वीडियो में पूरा कंप्लीट डिटेल बताए भी हैं।
साथ ही साथ एक ताड़ी दुकानों पर धरना, थोड़ा सा यहाँ पर एक कह सकते हैं एंटरटेनमेंट चैनल टाइप का हो गया था। क्या कि विदेशी शराब था उसका बहिष्कार जब करना शुरू किया, और चूंकि जो नियमावली तैयार किया गया था, जो आंदोलन का स्वरूप तैयार किया गया था, जो सामाजिक दृष्टिकोण से चीजों को तैयार किया गया था, उसमें गांधी जी ने कभी ये नहीं सोचा था कि ताड़ी दुकान पर भी धरना देना पड़ेगा, लेकिन अनायास ये भी मामला हो गया। कारण क्या था कि ताड़ी दुकानों पर जो टैक्सेशन की जो बात थी, उस टैक्सेशन को लेकर के था कि एक बड़ा टैक्सेशन गवर्नमेंट को चला जा रहा था। तो यहां पर भी ये इसके कहा जा सकता है कि ताड़ी दुकानों पर धरना देना ये उनकी मुख्य बातों में शामिल नहीं था, सामाजिक बहिष्कार की बातों में शामिल नहीं था, ये अनायास इसे इस चीज को जोड़ना पड़ा। तो ये ध्यान रखना कि ताड़ी दुकानों पर धरना देना इस असहयोग आंदोलन का एक हिस्सा बना। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है यहां पर ध्यान देना है कि मुख्य बातों पर एक बार अप्रोच हम लोग कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार, और याद रखिएगा कि विदेशी वस्तुओं का जो पूर्ण बहिष्कार के साथ साथ विधान परिषद का विरोध किया गया, तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसका भी अगेंस्ट किया गया। वैसे इससे सीआर दास सहमत नहीं थे, और बाद में आप इस चीज को हम लोग आगे देखेंगे भी कि इसी सहमति और असहमति का एक जो माजरा बना वो था स्वराज पार्टी का गठन। और हम लोग स्वराज पार्टी के गठन की बात भी करेंगे, जहां पर सीआर दास और महात्मा गांधी के दोनों के टारगेट तो देश की आजादी थी, लेकिन दोनों को आजादी को प्राप्त करने का जो तरीका था वो अलग अलग था। तो सामाजिक दृष्टिकोण से इन बातों को हम लोग देख सकते हैं, मुख्य बातों को इस तरह से असहयोग आंदोलन की तरफ से देख सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जब कोई आंदोलन प्रखर रूप से होती है तो पता नहीं कभी कभी कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल आ जाते हैं जिसके कारण उस आंदोलन को में एक रुकावट को देखा जा सकता है। शायद यही एक बात थी जो उस रुकावट को हम लोग देख सकते हैं, जो रुकावट के तौर पर हम लोग एक जो अप्रोच करेंगे वो असहयोग आंदोलन को रोकने का काम किया है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि परिणाम स्वरूप हुआ क्या असहयोग आंदोलन अपने मामले में सजग रह पाया, क्या असहयोग आंदोलन से हमें आजादी की तरफ हम लोग काम कर पाए, क्या हम लोगों ने सही मायने में उसे बाधा पहुंचा पाया, या फिर इसके बीच में कौन सा ऑब्स्टेकल काम किया है, इस पर हमें बात करना आवश्यक होगा।